अवसर प्राप्त हुआ आपके द्वारा दिया गया है, जिसपे मैं मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र विजेता के ऊपर कुछ बातें और हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस मौके पर हमारे साथ खुद मौजूद रहेंगे कर्नल नीरज मुंशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल मुंशी फाइनल असॉल्ट बाय नीरज राजपूत में। कर्नल मुंशी को हमने इससे जोड़ा है क्योंकि वे भी उसी रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट से, जिससे मेजर सोमनाथ शर्मा रहते थे। हम लोगों ने बहुत सारे किस्से सुने हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के और बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। कर्नल नीरज मुंशी से सुनेंगे, इस उनके बारे में सुनेंगे और साथ ही अ, अ, हम लोग जो हैं अब सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि जो देना चाहूंगा मेजर सोमनाथ शर्मा को। यानी कि 100 साल पूरे हो चुके हैं उनकी जन्मशती को, 2024 से अभी 2023 में उनके 100 साल हुए थे, तो पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं उनके। तो मैं मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। नीरज मुंशी से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनको एक कविता अर्पित करते हैं। कृष्ण गीता में लिखा जो ज्ञान सीखा है यही, जो करे कर्तव्य अपना है सदा जीता वही। क्योंकि गीता से, भगवत गीता से मेजर सोमनाथ शर्मा का बहुत लगाव रहा था। आगे हम लोग बातचीत करेंगे उस पर। तो पहले कविता की शुरुआत उसी से होती है। कृष्ण गीता में लिखा जो ज्ञान सीखा है यही, जो करे कर्तव्य अपना है सदा जीता वही। देह की चिंता नहीं है एक दिन हो ध्वस्त ही, पत्र लिख अपने पिता को कर दिया आश्वस्त। पाक ने हमला किया जब, यानी पाकिस्तान ने जब हमला किया श्रीनगर बड़गाम पर, छुट्टियों पर चल रहे थे, हाथ में था प्लास्टर। चाहते थे सैन्य अफसर और साथी रोकना, मैं रुकूंगा ही नहीं देखो मुझे मत टोकना। यानी कि जब वो युद्ध में गए थे उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है। अटल मेरा इरादा युद्ध का हिस्सा बनूं, वीरता के क्षेत्र में मैं भी नया किस्सा लिखूं। सैन्य अफसर थे अचंभित जोश उनका देखकर, मान जिनका बढ़ गया रण क्षेत्र उनको भेजकर। हाथ खंडित था मगर ये गोलियां भरते रहे, आखिरी दम तक सभी का हौसला बनते रहे। हो गई थी ढेर चलनी विप्रवंशी वीर की, लेकिन लिख रहा था यह कथा रणधीर की। आखिरी गोली सिपाही आखिरी जब तक बचे मैं लड़ूंगा, सांस जब तक आखिरी ये शब्द थे। दक्षता से सामना कर पाक से न रोक कर, पाक अर्पित प्राण अर्पित कर दिए लेकिन बचाया श्रीनगर को। और कैसे बचाया उसी पर बातचीत करेंगे कर्नल नीरज मुंशी से। आखिरी लाइनें हैं। नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया है वीर का, है अलौकिक दीप वह इस देश की प्राचीर का। जान देकर देश के हित वे विजेता हैं प्रथम, कुछ गौरव देश का उनको नमन करती कलम, उनको नमन करती कलम। और ये नमन जो करती है कलम, ये एक दरअसल हाल ही में एक पुस्तक रिलीज हुई है, परमवीर शौर्य गाथा। और इसमें जितने भी हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में, उनकी जो कहानी है, उनकी कहानी किससे तो बहुत लंबी है, लेकिन उनको कविता में पिरोया है रितु बाला रस्तोगी ने। और उन्होंने ये पुस्तक मुझे हाल ही में भेजी थी कि आप इसके बारे में पढ़िए। तो मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में जो कविता उन्होंने लिखी रितु बाला रस्तोगी ने, तो वो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। और ये दिल्ली की प्रकाशक है, शब्दांकुर प्रकाशन, दिल्ली का है उन्होंने ये। और जो रितु बाला रस्तोगी है ये उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज में लेक्चरर हैं। उन्होंने ये पूरी जो कहानी है, जो पूरी जिंदगी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, वो कविता में डाल दी। इसी तरह सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं की कविता में डाला है। इसीलिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं हम मेजर सोमनाथ शर्मा को। और अब सबसे पहले बातचीत करेंगे कर्नल नीरज मुंशी से। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा हमारे देश के पहले परमवीर चक्र विजेता। आजादी 1947 में मिली 15 अगस्त को, और अक्टूबर में हमारा युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान से, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को छीनने की कोशिश की थी। किस तरह से मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट हमारे देश के लिए, सैनिकों के लिए और सभी युवाओं के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आप बताइए। पहले तो सबसे आपके सभी सुनने वालों को जय हिंद। और मुझे ये अवसर देने के लिए मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसी रेजिमेंट का हूँ और मुझे आज उनके ऊपर बोलने के लिए मौका मिला है। जैसे कि आपने कहा, आज उनका 100वां जन्म शताब्दी है उनकी, और आज उनका बर्थडे है, तो उनको हम अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर विस्तार से डिस्कस करूं आपके साथ, एक छोटी सी मैं उनकी बैकग्राउंड बता देता हूं। जैसा कि आपने बताया कि मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कांगड़ा में हुआ। उस जमाने में कांगड़ा पंजाब प्रांत का हिस्सा था। बाद में जब ये स्टेट्स अलग अलग हुई तो वो हिमाचल का हिस्सा बन गया। और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। इनकी जो परिवार था, अगर आप देखें, तो जो फादर थे वो आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर थे और मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए। भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने जनरल वीएन शर्मा।
दूसरे भाई इंजीनियर इन चीफ बने लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ शर्मा, और एक सिस्टर थी जो कि आर्मी में स्वयं भी एक डॉक्टर के पद पर कार्यरत थी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इनका जो बचपन था, जैसे कि डोगरा ब्राह्मणों का या बाकी लोगों का होता है, तो अक्सर घर के बड़े बूढ़े गीता रामायण के कहानियां जो होती हैं वो पिरो करके आपको सुनाते हैं। और जी इनके बचपन में इनका ये श्रेय जाता है दादाजी को। जो इनके दादा थे, उन्होंने इनको गीता के जो उपदेश हैं, गीता की जो कहानी है, गीता को जो है जैसे बच्चों को सुनाया जाता है दादा दादी या नाना नानियों द्वारा, वो सुनाया, और वो बातें इनके मन में घर कर गईं। कृष्ण जी, अर्जुन, कैसे उनको वो बोलते हैं कि भाई तीर चलाओ, काम करो। ये जो चीज थी, ये जो संदेश था, ये इनके दादाजी ने इनको दिया। और ऑफ कोर्स सैन्य परिवार से थे, तो घर का माहौल भी सैन्य परिवार जैसा जैसा होता है कि सभी अफसर हैं आला उसके आर्मी में, तो वो बैकग्राउंड में इनके ये था। बाद में पढ़ाई वगैरह करने के लिए नैनीताल का प्रसिद्ध जो शेरवुड कॉलेज है, वहां पे इन्होंने अपनी बेसिक पढ़ाई जो थी स्कूलिंग वो करी। और उसके बाद अब जो रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज है देहरादून में, तब उस जमाने में उसका चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून से आगे की पढ़ाई करी। और उसके बाद रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट, सैंडहर्स्ट इंग्लैंड में जगह का नाम है, वहां पे सैन्य ट्रेनिंग के लिए ये चले गए। तो 1942 में इनका मिलिट्री करियर जो था, सैन्य सेवा शुरू हुई। और ये मेरे ही रेजिमेंट की 19 हैदराबाद रेजिमेंट, उस जमाने में अंग्रेजों की सेना थी, तो उसका जो विलय बाद में हुआ, तो हैदराबाद रेजिमेंट से कुमाऊं रेजिमेंट की उत्पत्ति हुई। उस जमाने में इसको हैदराबाद रेजिमेंट कहते हैं। अब हैदराबाद रेजिमेंट नहीं है, वो विलय होकर के कुमाऊं रेजिमेंट बन गई। तो कुमाऊं इनका जो कमिश्निंग थी, वो 19 कुमाऊं में हुई, 19 कुमाऊं, 19 हैदराबाद रेजिमेंट, माफ कीजिएगा। और वो बाद में बनी 4 कुमाऊं। तो कुमाऊं इन्होंने अपना जो सर्विस शुरू करी, वो हैदराबाद रेजिमेंट से करी, और बाद में 4 कुमाऊं में आ गए। फोर कुमाऊं। तो दोनों की बहादुरी के किस्से अलग अलग हैं, वो जैसे जैसे आगे डिस्कशन करेंगे, वो मैं आपको आगे उसका उल्लेख करता बिल्कुल सर, हम जाऊंगा। लोग जानते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट का खुद का गौरवशाली इतिहास रहा है। उस पर भी कभी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। जी। तो अब हम इनका शुरू करते हैं। जो इनके एक मामा थे, कैप्टन कृष्ण वासुदेव, तो उन्होंने भी इनके जीवन पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी। क्योंकि कहानियां किस्से जो हम सुनते हैं, चाहे हमारे घर के हों या बाहर के हों, अगर आपके घर के होते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जी ये जो कैप्टन वासुदेव थे, ये मलाया कैंपेन में शहीद हो गए थे। और ये शहीद हुए थे, इन्होंने बहुत सारे सैनिकों की जान बचाई थी, एक ब्रिज को पार कराने में मदद करी थी, और सर्वोच्च बलिदान दिया अपना मामा जी ने। तो जब आपके घर में इस तरह का कोई होता है बुजुर्ग, जो कि लड़ाई में अपने सर्वोच्च बलिदान से भी मतलब पीछे ना हटे, तो उसका जो एक इम्पैक्ट आता है एक आदमी के ऊपर, वो बहुत ही आले दर्जे का होता है, उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। तो जिसके घर में ऐसा हो, तो मामा जी से भी ये बहुत अपने इंस्पायर हुए थे। अटैच थे। जी जी। इंस्पायर्ड। जी। और वो इसी चीज से मुझे लगता है, जो इनके जो हमारे जो मानसिक चीजें होती हैं, वो घर करती हैं कि मुझे भी कुछ करना है, वो आपको इंस्पायर करती हैं, और आप वो कर बैठते हैं जो आपने खुद भी नहीं सोचा होता है। बिकॉज आपके संस्कार जो आपको आपके घर से मिल रहे हैं, वो इस कैटेगरी के होते हैं कि वो आपको इंस्पायर कर देते हैं कुछ भी करने के लिए। जी बिल्कुल। और अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जब आपने गीता के बारे में बात किया, तो हालांकि ये सबसे बाद में बताने वाली बात थी कि गीता किस तरह से उनकी जिंदगी से जुड़ी रही। वो हमेशा अपनी पॉकेट में एक गीता रखते थे, मेजर सोमनाथ शर्मा रखते थे। जी। और जब आखिरी वक्त था उनका, यानी कि 3 नवंबर 1947 को, जब वो युद्ध में लड़ रहे थे बड़गाम, जिसको हम लोग बैटल ऑफ बड़गाम बोलते हैं, तब उन्होंने बेहद बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। और उसके बाद उनके जो पार्थिव शरीर था, उसकी पहचान भी उसी गीता से हुई थी कि उनके पॉकेट में रखी हुई थी वो। तो बिल्कुल। मैं तो कर्नल नीरज मुंशी, हम लोग बातचीत करेंगे उनके उस ऑपरेशन के बारे में, उस लड़ाई के बारे में, बैटल ऑफ बड़गाम के बारे में। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब लड़ाई छिड़ी थी, उस वक्त उनका हाथ एक में चोट लगी हुई जी। थी और जी। प्लास्टर था उनके हाथ में।
उस सब के बावजूद भी वो युद्ध के मैदान में गया। हालाँकि उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने मना किया था कि आप युद्ध के मैदान में मत जाइए, आपके हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो नहीं माने। और हम लोग जानते हैं कि उन्होंने पहले भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी शायद उनकी कंट्रीब्यूशन रहा था, बर्मा में म्यांमार के ऑपरेशन में, बिल्कुल, अराकान बिल्कुल। कैंपेन में रहा था। जी। कर्नल मुंशी, तो हमें बताइए कि किस तरह से जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, उनमें किस तरह का मोटिवेशन रहता है कि वो चोट लगी हुई उस सब के बावजूद भी युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। और न केवल युद्ध के मैदान में जा रहे थे वो, उन्होंने दुश्मनों का सामना किया, और उन्होंने आज जो कश्मीर हम लोग जिसकी बात करते हैं, वो आज श्रीनगर जो है, वो बचा हुआ है और आज हमारे भारत का अभिन्न अंग है। उस ऑपरेशन के बारे में, बैटल ऑफ बडगाम के बारे में बताइए। जी, जी। बैटल ऑफ बडगाम के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा, पर उससे पहले मैं छोटा-सा एक वाकया और है जो बहुत अहम है। आपने जैसे कि जी, कहा कि इन्होंने पहले भी युद्ध देखा था। ये जी, उन सौभाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ने का मौका मिला। उस ज़माने की ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, वो बर्मा कैंपेन में गई और लड़ी जापानियों के अगेंस्ट में। उसमें 19 हैदराबाद को भी मौका मिला। तब तत्कालीन सीओ जो थे इनके कमांडिंग ऑफिसर, वो थे कर्नल थिमैय्या, जो बाद में जनरल के.एस. थिमैय्या के नाम से बहुत मशहूर हुए और उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल, इंडियन आर्मी आर्मी चीफ की रहे। बागडोर भी सँभाली, बिल्कुल सही। तो उस लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा जब थे, तो इनको मेंशन इन डिस्पैचेस किया गया। मेंशन इन डिस्पैचेस एक गैलेंट्री एक्शन पे किया जाता है, जब आप युद्ध में कोई काम करते हैं जो सराहनीय हो, इसका वर्णन डिस्पैचेस में किया जाता है, जिसका बाद में गज़ट पब्लिश होता है। जी, और इन्होंने उस लड़ाई में क्या किया था, इनका एक साथी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और दुश्मन की फायरिंग रेंज के अंदर पच वो पड़ा हुआ था और छटपटा रहा था। तो मेजर उस टाइम पे कैप्टन सोमनाथ शर्मा ने अपनी परवाह किए बिना दौड़ के गए, उसको कंधे पे उठाया और दुश्मन की कारगर फायर, जिसकी गोली लग के कुछ भी हो सकता था, में उसको उठा कर के कंधे में वो उस रण क्षेत्र से बाहर लेके आए। अपने जी, बारे में, अपनी पर्सनल सेफ्टी के बारे में जिसे कहते हैं, बिना सोचे और कोई अपने परवाह साथी नहीं। को बचाने के लिए। तो वो भावना शुरू दिन से इनके अंदर थी। तो ये जो चीज़ थी, ये उनके जो सीओ थे तब, उन्होंने देखी और उन्होंने उनको नामांकित किया मेंशन इन डिस्पैचेस के लिए, जो कि उनको बाद में मिला भी। और थोड़ा-सा फैमिली के बारे में और बता दूँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जी, कि बिल्कुल। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई, छोटे भाई लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा की जो सास थीं, मदर इन लॉ, उन्होंने ही हमारे देश के परमवीर चक्र का जो डिज़ाइन हम है आज की डिज़ाइन डेट में, तैयार किया। वो उन्होंने ही किया था, श्रीमती सावित्री खनोलकर। जी, उन्होंने बिल्कुल डिज़ाइन सही। किया था और ये क्या वो है भगवान की लीला कि पहला परमवीर चक्र भी उन्हीं के परिवार में से किसी को मिला, अपने सर्वोच्च बलिदान करने के बाद। जी, अब हम अब हम चलते आ हैं। जाते हैं बैटल ऑफ बडगाम पर। जी, जी। बैटल ऑफ बडगाम की जो थोड़ी-सी इतिहास बतानी बहुत ज़रूरी है। बैटल ऑफ बडगाम शुरू होती है हिंदुस्तानी इतिहास में 27 अक्टूबर 1947 में। जब लैंडिंग हुई 27 थी बडगाम लैंडिंग। अक्टूबर हम आज भी इन्फेंट्री डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और याद करते हैं उन वीरों को, जिनकी वजह से आज भी कश्मीर, लेह लद्दाख हमारे भारत का अभिन्न अंग अभिन्न हैं। अंग, बिल्कुल। हुआ ये कि 47 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, वो 2 भागों में बँटी। कुछ भाग पाकिस्तान चला गया, कुछ भाग इंडिया में रह गया जी, और उन लोगों ने, दुश्मनों ने चालाकी से 22-21 की रातों को इन्फिल्ट्रेट कर दिया और हिंदुस्तान के श्रीनगर को अपने कब्जे में लेने के लिए वो घुसपैठिए अंदर घुस गए। तब तक जो कश्मीर था, वो विवादित ही था। वो ना इंडिया में आया था, ना पाकिस्तान में गया था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया गया था। तो मैं छोटे तौर पे बताता हूँ कि वो जैसे ही एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी थे, उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको तुरंत भेजिए और ये हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करके 1 सिख की बटालियन को इंडक्ट किया गया और वो बारामूला के लिए लड़ने के लिए बारामूला की तरफ चले गए। श्रीनगर से ईस्ट की तरफ है बाकी चीज़ें और अभी हमारा जो फ़ोकस है, वो वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ है।
नॉर्थ और साउथ छोड़ करके वेस्ट, जहां से ये कबायली आए थे, सो कॉल्ड कबायली, जिनके पास पूरे उस जमाने के आधुनिक हथियार थे, गोला बारूद था, बिल्कुल, यानी पाकिस्तानी सेना उनकी मदद कर रही थी। और पाकिस्तानी सेना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से उनकी मदद कर रही थी। जो हमारी कंट्री थी, हमारी जो रेल हेड था वो पठानकोट पे था। पठानकोट के आगे ट्रेन नहीं जाती थी। आज तो हमारा श्रीनगर भी रेल हेड पे आ जाएगा अभी कुछ दिनों में, और जो मेन रास्ता श्रीनगर जाने का था, वो पाकिस्तान होके जाता था। मुगल रोड जिसको बोलते थे। जिसको बिल्कुल सही कहा आपने, मुगल रोड कहते थे। तो जो रोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे, वो उतने डेवलप नहीं थे। थे नहीं। ये शायद सोचा नहीं था कि एक देश का बंटवारा हुआ है तो कुछ हिस्सों में ऐसे दिक्कतें आएँगी, बट तो शायद इसलिए वो उतने उस ज़माने में डेवलप नहीं हुए थे। और 47 हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अगस्त में तो देश आज़ाद ही हुआ था। देश तो आजाद हुआ। अगस्त से अक्टूबर, कुछ ही चंद ही महीनों में उन्होंने ये काम कर दिया। भारी तादाद में लाव लश्कर जो थे वो पूरे घुस आए। और इसी कड़ी में 31 तारीख को मेजर सोमनाथ शर्मा की डेल्टा कंपनी को ये टास्क मिला कि आपको बडगाम में जाकर के उस एरिया को सिक्योर करना है, पेट्रोल करना है, ताकि कोई जो भी ऐसे मसले हैं वो ना हो। और तब तक ये भी नहीं पता था कि जो एनिमी है, जो पाकिस्तानी है, वो कहाँ तक घुस गए हैं। तो इनको वहां पर जाकर के डिफेंस नहीं लेने थे, वहां पे जाके पेट्रोलिंग करनी थी। बडगाम थोड़ा सा ऊंचा इलाका है, जो जो एयरपोर्ट है आज का बडगाम के अंदर, श्रीनगर एयरपोर्ट, उसको जी, ओवरसी करता है। वो तब तक कैप्चर नहीं हो सकता जब तक कि बडगाम से आप दुश्मन आकर के इनको हटाए ना। तो उस जमीन को पकड़ने की ये अहमियत थी। और जब ये सब हो रहा था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा का हाथ जो था, वो प्लास्टर से बंधा हुआ था, हड्डी टूटी हुई थी, तो एक हाथ काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे सिपाहियों को जिनके ऐसी चोटें हों, जिसमें वो अपना हथियार ना चला पाएँ, या एक जो भी लड़ाई में ज़रूरत आने वाली बॉडी की चीज़ें वो ना कर पाएँ, तो उनको नहीं भेजा जाता है। पर फिर भी वॉलंटियर होके, स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा, और वो गए, और वो वहाँ पे, आपको बाकी तो आपको पता ही है कि क्या हुआ, और जाकर के लड़े, बहुत दिलेरी के साथ। तो ये जो जाबाज़पना होता है, ये उनके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ था कि अगर कोई और होता, तो शायद वो झिझकता, सोचता कि मैं एक हाथ से कैसे लड़ूँगा। बिल्कुल। मेरी बात समझने की, अगर आप सब लोग समझ रहे हो तो। बट उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा, और अपने सीओ से कह के वो कॉम्बैट यानी युद्ध क्षेत्र में आ गए। यहाँ बिल्कुल। तक तो तो मैं यहाँ पे कोई। जो कर्नल धीरज मुंशी बता रहे हैं, उनको मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा जो परमवीर चक्र विजेताओं का प्रशस्ति पत्र होता है, उसमें ये लिखा गया है जब उनको दिया गया परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था कि जब वो बडगाम में पेट्रोलिंग कर रहे थे या अपना बडगाम की सुरक्षा कर रहे थे, मोर्चा सँभाल रहे थे, तब करीब 500 से 700 के करीब कबीलाइयों ने उन पर अटैक किया था। और कर्नल वीर मुंशी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि एक कंपनी में करीब कितने सैनिक होते हैं हमारी? 100 के करीब होंगे? 100? जी, जी। एक कंपनी में बिल्कुल, तो 100 इफेक्टिव स्ट्रेंथ 100 100 के करीब हमारे आई। सैनिक जो थे जी, वो 700 कबीलाइयों का यानी कि पाकिस्तानी सेना के समर्थित जैसे कर्नल मुंशी ने बताया, वो उनका सामना कर रहे थे और पूरी तरह से आर्म्ड थे वो, ऐसे नहीं थे कबीलाई थे, वो उनके पास गन्स भी थी, मोर्टार्स भी थे उनके पास, उससे वो अटैक करने के लिए आए थे और सिर्फ एक कंपनी थी उस वक़्त कुमाऊँ रेजिमेंट, 4 कुमाऊँ से ताल्लुक रखते थे मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी। तब उन्होंने उनका सामना किया और जो जानकारी मिली जिस प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है जो, उसमें ये भी लिखा है कि वो खुले एरिया में जो था, जो अपने सैनिक थे उनको मोटिवेट कर रहे थे, उनको एम्युनिशन दे रहे थे और साथ ही जो शायद हमारे एयरक्राफ्ट आसमान में थे शायद उनको, तो वो उनको इशारा भी कर रहे थे कपड़े से कि आप यहाँ पर अटैक करिए, यहाँ कबीलाई आए हैं। तो ऐसे में ओपन में वो उनको पता था कि उनको नुकसान हो सकता है, हताहत हो सकते हैं। उस सब के बावजूद वो सब युद्ध मैदान में एक कमांडर के तौर पर जो लीडर के तौर पर काम कर रहे थे, सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे थे, खुद सामना कर रहे थे दुश्मन से और साथ ही हमारे शायद जो विमान हो रहे होंगे ऊपर आसमान से उस वक़्त के, तो उनको अटैक करने के लिए कह रहे थे कि इन पर अटैक आप कर सकते हैं। तो इस तरह की बहादुरी उन्होंने दिखाई थी। उसी दौरान एक मोर्टार शेल जो था कबीलाइयों को वो उन पर आकर गिरा, जिसमें वो हताहत हो गए थे और हताहत होने के बाद भी वो अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते रहे। खास बात ये है कि जब 6 घंटे तक उन्होंने मोर्चा सँभाले रखा और इतने में 6 घंटे में जो भारतीय सेना थी, उनको ये अवसर मिल गया रिइंफोर्समेंट का और जो दूसरी बटालियन थी, उस वक़्त की यूनिट थी, कुमाऊँ ही रेजिमेंट की थी, वो आ गई वहाँ पर, उन्होंने मोर्चा सँभाल लिया। तो उसके बाद और लेकिन जब 200 कबीलाइयों को उन्होंने मार डाला, यानी कि जितने 100 सैनिक थे, उससे दुगना उन्होंने जो है नुकसान कबीलाइयों को पहुँचाया
और ये कहा जाता है कि कबीलाई जो थे, वो जो क्योंकि श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे, कैप्चर करने के लिए, वो वापस भाग गए देखकर कि भाई ये यहाँ पर सैनिक जो है, भारतीय सैनिक यहाँ पर डटे हुए हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी वजह से वो भाग खड़े हुए, हमारी यूनिफोर्समेंट आ गई और श्रीनगर जो है राजधानी जो थी कश्मीर की, जिसके बारे में अभी हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुई थी कर्नल मुंशी सैम मानेकशॉ के ऊपर, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर, सैम बहादुर, उसमें भी ये इस बात का जिक्र है कि अगर श्रीनगर हाथ से निकल गया, एयरपोर्ट हाथ से निकल गया, तो पूरा कश्मीर जो था हमारे हाथ से निकल जाता। तो ये बहादुर सैनिक थे, जैसे कि कर्नल मुंशी ने बताया कि किस तरह से इन्फेंट्री डे मनाया जाता है और साथ ही मेजर सोमनाथ शर्मा की जो बहादुरी थी वो किस तरह की थी, वो आज हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरा इंस्पायर किया उन्होंने। एक चीज और कर्नल मुंशी, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि जो उस वक्त के जो हालात रहे होंगे, देश एकदम आजाद हुआ था जैसे आपने भी बताया, और तुरंत ही हमारे ऊपर हमला हुआ कश्मीर के ऊपर और युद्ध में जाने के लिए तैयार हुई, भारतीय सेना तैयार हुई। तो क्या इस तरह की हमारे जो सैनिक होते हैं और हमारे जो यंग ऑफिसर्स, क्योंकि 24 साल की उम्र रही थी उस वक्त, 1923 में उनका जन्म हुआ था मेजर सोमनाथ शर्मा का, और 1947 में ये घटना हो गई। 31 जनवरी 1923 को जन्म हुआ मेजर सोमनाथ शर्मा का और 3 नवंबर 1947 को सर्वोच्च बलिदान दिया, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 24 साल की उम्र थी, बेहद कम उम्र थी। और एक और चीज हम लोग इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो गीता के बारे में बात की थी कर्नल मुंशी ने, कि उनके जो ग्रैंडफादर थे बहुत उनको गीता के बारे में बताते थे, भगवत गीता के बारे में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद होता था उसके बारे में, और जो अपने रखते थे। ये कहते हैं कि उनका जब मोटरा शल से वो घायल हो गए थे, तो उनका जो शरीर था काफी शत विकसित हो गया था, उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उनकी पहचान जो थी, उनके पॉकेट में जो गीता मिली थी, गीता रखी थी जो वो हमेशा रखते थे अपने साथ, उससे उनकी पहचान हुई थी, जिससे पता चला कि वो मेजर सोमनाथ शर्मा है, और उनके जो होल्स्टर होता है पिस्टल का, उससे उनकी पहचान हुई थी, जिसके बारे में पता चल पाया। पहला परमवीर चक्र यानी कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो बहादुरी के लिए, वीरता के लिए, अदम्य साहस के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, वीरता मेडल दिया जाता है, उससे उनको नवाजा गया था। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किस तरह से करगिल युद्ध तक हमारे जो देश के बहादुर सैनिक हैं, 21 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं। 3 अभी भी हमारे बीच में हैं, जिनको हम लोग जानते हैं। ऑनररी कैप्टन बाणा सिंह सियाचिन के लिए मिला था, और कर्नल मुंशी सियाचिन में भी सर्व कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं। इसके अलावा करगिल के 2 जो योद्धा हैं हमारे बीच में हैं इस वक्त हैं, सूबेदार हैं, मेजर सूबेदार योगेंद्र यादव हैं और संजय कुमार हैं। ये 2 तीनों हमारे बीच में हैं। तो लेकिन शुरुआत जो हुई बहादुरी की, वो मेजर सोमनाथ शर्मा से हुई थी, और इसीलिए पूरी भारतीय सेना, कुमाऊं रेजिमेंट और हमारे देश के युवा भी, क्योंकि अब तो हम लोग जानते हैं कर्नल मुंशी की जो परमवीर चक्र विजेताओं की जो कहानियां हैं, जो पूरी वीर गाथा है, कहानी की वीर गाथा है उनकी, वो हमारी एनसीईआरटी का भी हिस्सा बन गई है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा और बाकी परमवीर चक्र विजेता हमारे देश के युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, सैनिकों को प्रेरित करते रहेंगे। कभी भी देश की आन बान शान पर इस तरह का कभी कोई खतरा आता है, तो वो उसका डटकर सामना करेंगे, ना कभी डटकर सामना करेंगे, दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर देंगे। जी। मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा आपके श्रोताओं को, जी, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो मेन युद्ध हुआ है 3 नवंबर का, जी, उसमें जैसे युद्ध शुरू होता है तो एक पेट्रोल पार्टी गई, 3 कंपनियाँ जिसमें 300 आदमी थे कुमाऊँ रेजिमेंट के, जी, और वो उस इलाके में पहुँचे जहाँ पे ये बाद में युद्ध हुआ, बडगाम के इलाके में, एयरपोर्ट के पास। और उनको मिशन मिला था कि पेट्रोल करेंगे और जो दुश्मन है उसको एंगेज करके पीछे खदेड़ेंगे, ताकि वो नॉर्थ की तरफ ना जा सके, उत्तर दिशा में ना जा सके, पश्चिम से वो आ रहा था। और चूँकि 2 बजे तक, जब वो सवेरे के निकले हुए थे, 2 बजे तक कोई हरकत नहीं हुई, तो उन्होंने मान लिया कि शायद कोई है नहीं, और 2 कंपनियों को वापस बुला लिया। डेल्टा कंपनी, जिसके कंपनी कमांडर मेजर शर्मा थे, उनको बोला कि आप 3 बजे तक रुक जाइए, 1 घंटा और रुकिए, और उसके बाद आपको फ्रेश ऑर्डर मिल जाएँगे कि क्या करना है। तो जो 2:35 का समय था, तब ये जो लश्कर थे, इन्होंने फायरिंग खोल दी। अब इसमें देखने वाली बात है कि जब फायरिंग खुली, तो आर्मी का उसूल होता है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। उन्होंने फायरिंग नहीं रिटर्न करी, क्योंकि उनको महसूस हुआ, चूँकि सिविलियन भी थे वहाँ पे, वो तो सिविलियन की आड़ से फायर कर रहे थे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। पर आर्मी का उसूल जो था कि वो हम रिटर्न करें फायर, गोली का जवाब गोली से दें, उन्होंने नहीं दिया, कोलैटरल क्योंकि डैमेज ना हो जाए।
कोलेटरल डैमेज ना हो जाए, ताकि कोई सिविलियन जो बेचारा इनोसेंट है वो इस फायर में मारा ना जाए। जी, जबकि जैसे-जैसे ये लड़ाई और आगे बढ़ती गई और अपनी चरम सीमा पे पहुंची, तो आपने भी बताया कि ये जो लश्कर था ट्राइबलों का, वो 700 लोगों का था और एक 700 लोग, कंपनी में 100 आदमी होते हैं, तो 100 का मुकाबला 700 से था। 700 और का, दिन 1/7 का रेशियो। एक 1:7, हर एक आदमी के ऊपर 7 आदमी फायर कर रहे थे। वो एक गोली चलाता तो उसके ऊपर 7 गोलियां आती। बिल्कुल ही सर। रेशो का मतलब ये है। और आपको 700 लोगों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो 100 लोग कैसे उनका मुकाबला करेंगे, कितना भी डट के क्यों ना बिल्कुल, करें। बट अल्टीमेटली वही हुआ। और ये जो जहां से ये लोग लड़ रहे थे, वो प्रिपेयर्ड पोजीशन नहीं थी, बंकर नहीं थे, अच्छा, मोर्चे नहीं थे। जैसा कि आपने कहा कि खुले मैदान में खुले जैसे में होता है, कर रहे थे। तकरीबन वही सिचुएशन थी, क्योंकि पेट्रोल गया था। तो जिसको जहाँ पे आड़ मिली, कोई पेड़ का ठुंड मिला या कोई पत्थर मिला, उन्होंने वैसे आड़ पकड़ी हुई थी। कोई ऊपर से आने वाले गोले से बचाव नहीं था, जो मोर्टर के शेल होते हैं। उनका असर गोलियों खड़े से होते कोई हैं। बंकर के आगे, वो जैसे संगड़, कारगिल युद्ध में हम सबने देखा कि संगड़ बने जी, जी, होते हैं, बिल्कुल संघर्ष तो देखा गोली है। अंदर नहीं आती। इस तरह की ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं थी। जो कुछ वो घंटों में बना सकते थे, वो ही थी। और जब ये फिर लड़ाई शुरू हो गई, जब इन फायर आना शुरू हुआ और इनको उन लोगों ने 3 तरफ से घेर लिया। नॉर्थ, ईस्ट, मतलब उत्तर की तरफ से, पश्चिम की तरफ से और दक्षिण की तरफ से। तो और इन पे बेतहाशा फायरिंग, मोर्टार फायर ये सब शुरू कर दिया। अब चूँकि लड़ाई शुरू हो गई थी और मेजर सोमनाथ शर्मा का तो हाथ प्लास्टर में था अभी भी, तो वो गोली भी फायर कर रहे थे, लड़ाई को कमांड भी कर रहे थे कि इधर से गोली आ रही है, इसको ऐसे टैकल करो, एलएमजी यहाँ लगाओ, मोर्टार यहाँ फायर करो, ये जो होता है। इस जो शोर-शराबा है गोलियों का, उसमें किसी को चोट भी लग रही होगी, किसी को गोली लग रही होगी, बिल्कुल, उसको उसका क्या करना है, उसको फर्स्ट एड देनी है, कैसे करना है, ये सारा कुछ चल रहा होगा। ये सोच के भी आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जब जाते आज का युद्ध हाइब्रिड युद्ध हो गया है। उस ज़माने में जो ज़िंदा-दिली और दिलेरी इन्होंने दिखाई कि टूटे हुए हाथ से ही एम्युनिशन, आपने भी बताया कि वो उठा-उठा के एक जैसे मेरा खत्म हो गया है, तो मैं तो अपना जो जब तक खत्म हो रहा है तो मुझे थोड़ा-सा और अगर एम्युनिशन चाहिए, तो वो मुझे ला कर के यही दे रहे थे। और जो इनकी कंपनी थी, उनको भी तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि हैं। गोली बिल्कुल चलाओ। मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ से देखो, जो सीनियर ऑफिसर उस लड़ाई को कमांड कर रहा होता है, युद्ध को, उसको अपने जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारा उसके ऊपर करता है। वो चीज भी चल रही है। इसकी तुलना अगर हम किसी मैच से करें, तो एक टीम कैप्टन किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है, कौन क्या करेगा, वो सारी चीजें 100 आदमियों की कंट्रोल कर रहा है। और रसद पहुँचा रहा है कि ये रेडियो का बैटरी लो, ये फलानी चीज़ पकड़ो। वो और ये कब हो रहा है? जब उसका कोई एक साथी घायल भी हो गया होगा। घायल भी हो। धीरे-धीरे करके, जैसे कि आपको पता लग है कि एक ऑफिसर और 20 जवान शहीद हुए। तो वो सब भी साथ-साथ चल रहा है। गोले फट रहे हैं छोटे से इलाके में, 100 आदमी कितना बड़े फैलाव में होंगे। तो वो जो बिल्कुल, गोले चल रहे हैं और ये सब हो रहा है, उसके अंदर उस बैटल को कमांड करना और अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करना। मोटिवेट करना। और इसी बीच एक इन्फिल्ट्रेटर का, जब ये सब चल रहा था, तो एक मोर्टार का शेल, जो कि मोर्टार डायरेक्ट फायर में नहीं आता है, हवा में उड़ के ऊपर से नीचे गिरता है। पैराबोला जैसे होता है कोई पैराबोलिक पाथ में, और वो गिरा, वो फटा इनके नज़दीक में, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और उन्हें समझ में शायद उस ज़माने में आ गया होगा कि मैं अब शायद नहीं बचूँगा, तो उन्होंने जो उनका जो लास्ट ट्रांसमिशन है रिकॉर्डेड, जी, जी, बहुत फेमस मैसेज था उनका, आखिरी मैसेज बहुत था। फेमस मैसेज है। और उन्होंने कहा कि दुश्मन हमसे अब सिर्फ 50 कदमों के तकरीबन यार्ड्स में, 50 यार्ड 50 दूर गज। रह गया है, गज में दूर रह गया है। और हमारे से 1:7, जैसे आपने बताया, 700 लोगों ने घेरा हुआ है। तो हम हेवीली आउट नंबर, अगर इनके 20 घायल हुए थे तो उनके भी कुछ घायल हुए होंगे, तो फिर भी देखने में हेवीली आउट नंबर्ड है। और हम फिर भी अपना 1 इंच जमीन पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे हटेंगे। नहीं। और हम आखिरी गोली, आखिरी आदमी, जो हमारा आखिरी भी आदमी होगा, वो भी लड़ेगा। गोलियाँ खत्म भी हो जाएँगी, तब भी वो चार्ज करेगा और लड़ाई लड़ेगा ये वाली। आज भी हमारे जो गूज़ पिंपल है, रोंगटे खड़े कर देते हैं, ये वाली बात सोच करके कि क्या मैसेज है ये? द एनिमीज़ आर ओनली 50 यार्ड्स फ्रॉम अस, वी आर हेवीली आउटनंबर्ड।
वी आर अंडर डेवास्टेटिंग फायर। 700 आदमी, मतलब 700 लोग फायर कर रहे हैं, जिसमें मोटर भी है, LMG भी है, तरह तरह के हथियार है। आई विल नॉट लेकिन विड्रॉ पीछे नहीं एनी, हटेंगे हम लोग। पीछे नहीं हटेंगे। और बिल्कुल, ये आखिरी और गोली, यही भारतीय सेना की परंपरा रही है, हमेशा से रही है कि पीछे नहीं हटते हैं वो, चाहे फिर वो आखिरी कतरा, उनकी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक खड़े रहते हैं वो। बिल्कुल, पुर्जा पुर्जा बिल्कुल, जिसके बारे में कहा जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो कट जाए, और यही मेजर सोमनाथ शर्मा ने करके दिखाया। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने, और उसी के लिए उनको अ, परमवीर चक्र मेडल से अवार्ड से नवाजा गया। देश का जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है, वो दिया गया था मरणोपरांत उनको, कि उन्होंने बहादुरी तो दिखाई, अपनी वीरता दिखाई, अदम्य साहस दिखाया, लेकिन साथ ही लीडरशिप क्वालिटी जो होती है कि सैनिकों को किस तरह से, और वो भी तब जब विपरीत परिस्थितियां हो, उसमें किस तरह से लीडरशिप आपको दिखानी है, मिलिट्री लीडरशिप आपको दिखानी है, और दुश्मन पर हावी होना है, वो करके दिखाया, और इसलिए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। पूरे देश के युवाओं को वो हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल नीरज मुंशी, हमसे जुड़ने के लिए, और मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में कुछ अनकही बातें और जो बैटल जो हुई थी उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते हम ये भी बता दें कि मेजर सोमनाथ शर्मा के जो छोटे भाई थे, जनरल BN शर्मा, वो 89-90 में थल सेना प्रमुख बने थे, जो कि हमारे देश के पहले ऐसे थल सेना प्रमुख थे जो आजादी के बाद सेना में आए थे। उससे पहले तो जितने भी हमारे थल सेना प्रमुख थे वो आजादी के से पहले, यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे थे, लेकिन वो बाद में आए थे, और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि उनके जो भाई थे मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे ही जितने भी शौर्य गाथा होंगी हमारी भारतीय सेना की, भारत की होगी, उन सब से हम फाइनल असॉल्ट पाई नीरज राजपूत में हम आते रहेंगे उनके साथ, और ऐसे ही कर्नल मुंशी जैसे जो हमारे देश के मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने अपना एक लंबा वक्त जो है सेना में दिया है, उनसे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच कर्नल मुंशी। थैंक यू, आभार आप लोगों का और आपके सभी श्रोताओं को, और आपको जय हिंद। जय हिंद।